नमस्कार दोस्तों, कूड़ा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपीएसआई मेंस की तैयारी के लिए आप सभी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आ रहे हैं, क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको इंटरनल सिक्योरिटी की एक सामान्य समझ तो बनेगी ही, साथ में आखिरी में मैं आपको 20-30 जितनी भी हो सकें, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एमपीएसआई मेंस के लिए किस लेवल तक या फिर किस लेवल तक की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी और बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में क्या अंतर है, कौन-कौन से ऐसे एक्ट बनाए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा आंतरिक सुरक्षा को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए। साथ में हम आंतरिक सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के कुछ मूल प्रावधान भी देखने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें कि वीकली टेस्ट, वीकली स्टडी प्लान और जितनी भी आंतरिक सुरक्षा या फिर जितनी भी सब्जेक्ट हैं, उनसे संबंधित जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा देखें, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी देश की सीमाओं के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और संप्रभुता को बनाए रखना ही आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। इसका मतलब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की सीमाओं के अंतर्गत, सीमा के अंतर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शांति बनाए रखना किसका काम है? आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, तो सबसे पहले आप सभी को 2 इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पर दिया नहीं हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा, 1 मिनट। हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में या फिर अनुसूची 7वीं अनुसूची की किस सूची में स्थित है या फिर इसको जोड़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। क्या है? समवर्ती सूची का हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, और ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये सबको पता नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिसिंग और पब्लिक ऑर्डर किस सूची का हिस्सा है? अब देखिए, आंतरिक सुरक्षा किस सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का। लेकिन लेकिन पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का हिस्सा है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, और इसीलिए इस टाइप की जो क्लासेस हैं, यहाँ पर हम बहुत ही डीप जाने वाले हैं और कम से कम छोटी से छोटी वीडियो में पूरी इंटरनल सिक्योरिटी लगभग 7 से 8 वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूँ, तो इसको जो नियंत्रित करने की बात है, तो वो कौन करती है? हमारा गृह मंत्रालय करता है। तो ये हो गई बात कि आपकी आंतरिक सुरक्षा को कौन-सी एजेंसी नियंत्रित करती है, तो वो है गृह मंत्रालय। अब आगे हम देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में क्या अंतर है। मुख्य रूप से जो प्रमुख अंतर है, वो ये है कि खतरा कहाँ से है? इन आधारों पे हम अंतर कर सकते हैं। तो जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा देश की सीमा के भीतर, ठीक है? अब ये कौन-कौन से हो सकते हैं? हम सभी को पता है कि जो नक्सलवाद है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। जो अलगाववादी ग्रुप्स हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आएँगे। कुछ स्लीपर सेल्स होती हैं। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो समय का इंतज़ार करते हुए हमारे बीच में घुल-मिल कर रहते हैं और ऐन वक़्त पर किसी भी ऐसे मौके पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। वो स्लीपर सेल कहलाते हैं। इन सब के बारे में आपने पढ़ा है कभी न कभी। देश की सीमाओं के बाहर, जब भी देश की सीमाओं के बाहर की बात होगी, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत। इसमें कौन-कौन आएगा? विदेशी राष्ट्र, जैसे कि पाकिस्तान, चीन हो गया, या फिर अफ़गानिस्तान हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या फिर कोई भी देश जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करेगा, वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा, शत्रु सेना हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान। अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ कि हम क्यों पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए पढ़ते हैं। अगर मैं बाह्य सुरक्षा की बात करूँ, तो राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम बाह्य सुरक्षा पढ़ते हैं। अगर प्रमुख बलों की बात करूँ, तो आप सभी को पता होगा, मैंने अभी बताया कि आंतरिक सुरक्षा किस सूची का हिस्सा है? आंतरिक जो सुरक्षा है, ये आपकी समवर्ती सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची का हिस्सा है, इसका मतलब कि राज्य भी इससे संबंधित कानून बना सकती है, प्लस केंद्र भी इससे संबंधित कानून बना सकती है। तो राज्य के द्वारा राज्य पुलिस बनाई जाती है और केंद्र के द्वारा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईबी जैसे
केंद्रीय सुरक्षा बल बनाए जाते हैं। आप सभी ने पढ़े होंगे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। तो ये सारी कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची का हिस्सा कौन सा शब्द है? आंतरिक सुरक्षा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बाह्य सुरक्षा से हमारी रक्षा कौन करता है? यहाँ पर बाह्य खतरों से हमारी रक्षा कौन करती है? स्थल सेना, वायुसेना, नौसेना और रॉ, जो हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब अगर मैं नोडल मंत्रालय की बात करूं तो आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर, कि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा को नियंत्रित करता है, जबकि बाह्य सुरक्षा को कौन करता है? हमारा रक्षा मंत्रालय। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मतलब जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी आपको अपने चैनल पर, वहां पर डिटेल्ड वे में चीजें दी हुई हैं। अब आप सभी को पता है कि एमपीएसआई और यूपीएससी मेंस में ये अंतर है कि यूपीएससी का जो मेंस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल का होने वाला है, मतलब उसमें आपको आंसर लिखने हैं। लेकिन जो एमपीएसआई का मेंस होने वाला है, ये एमसीक्यू लेवल का होने वाला है। तो उसके लिए हमें ऐसी फैक्ट पता होना जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर उदाहरण भी दिए हुए हैं जो कि आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। सबसे काम की बात कि भारत की समक्ष सुरक्षा चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो सुरक्षा चुनौती का मतलब ये है कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को कौन कौन सी चुनौतियां या फिर कौन कौन सी चैलेंजेस हैं। और अगर आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस में आपको पता होगा कि ये दोनों ही चीज ली हुई हैं। मतलब आपके सिलेबस में दिया हुआ है एमपीएसआई मेंस में कि आंतरिक चुनौतियां और बाह्य चुनौतियों को समझाइए, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर पारंपरिक चुनौतियां आपको देखनी है, ट्रेडिशनल चैलेंजेस, जिसके अंतर्गत वामपंथी एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा, जैसे उग्रवाद बोलते हैं, नक्सलिज्म भी बोलते हैं इसको, नक्सलवाद भी बोलते हैं, अलग अलग नाम इसके आप सभी ने सुने होंगे। तो सबसे बड़ा खतरा कौन से है हमें? नक्सलवाद से। ये ऐसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम लगभग स्वतंत्रता के बाद से इस नक्सलवाद से अभी तक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर रेड कॉरिडोर आज भी प्रभावित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि रेड कॉरिडोर का संबंध किस घटना से या फिर किस चीज से है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका संबंध नक्सलवाद से है। रेड कॉरिडोर का संबंध नक्सलवाद से है। यह एक ऐसा कॉरिडोर या फिर ऐसा क्षेत्र है जहां पर नक्सल प्रभावित एरिया पाया जाता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये पारंपरिक चुनौतियां। पारंपरिक चुनौतियों का मतलब होता है जो लगभग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो पहले भी ऐसी चुनौतियां बनी हुई थी और आज भी वही चुनौतियां बनी हुई हैं। आतंकवाद हम शुरू से पढ़ते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद आप सभी को पता होगा, जैसे कि जो अस्फा का विरोध करते हैं, अस्फा एक एक्ट है, इसका हमेशा विरोध होता है असम जैसे राज्यों में। फिर सांप्रदायिक हिंसा, जो कि आज भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने में। तो ये सब चीज़ें आप सभी को पता है, इन पे हम डीप नहीं जाएंगे और ना ही आपको जाना है, क्योंकि एमपीएसआई में मैंने बताया आपको एमसीक्यू को तैयार करना है। एमसीक्यूज तैयार करने हैं आपको, ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्नों को तैयार करना है। अब अगर मैं गैर पारंपरिक और आधुनिक चुनौतियों की बात करूं, तो आप सभी को पता होगा गैर पारंपरिक का मतलब ऐसा है कि जो नए खतरे हैं हमारे लिए, ऐसे नए खतरे जो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। तो आप सभी को यहाँ पर साइबर सुरक्षा दिख रहा होगा, इसमें 3-4 चीजें ऐड करनी है। इसमें देखिए, बैंकिंग धोखाधड़ी तो आपको पता ही है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए आपको, कि जो बिजली है, रेलवे है, बैंकिंग है। एक दिन मैंने बताया था कि जो हमारी यूपीआई सिस्टम है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अवसंरचना जो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको इस चीज में 2 चीजें ऐड करनी है। आपको डीप फेक पढ़ना है। डीप फेक क्या है? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए नई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हमको पता होना चाहिए। डीप फेक आपको लिख लेना है कहीं पर, डीप फेक क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे हमें क्या खतरे हैं। आप सभी को पता होगा, अभी अभी कल ही परसों की एक न्यूज़ है कि जो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन लोगों ने आपस में अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है। क्या किया है? आपस में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब वो खुद वहां पर कोई व्यक्ति, मतलब ह्यूमन, अपनी आईडी नहीं बना सकते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। केवल जैसे चैट जीपीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है, वो खुद जाके क्या कर रहे हैं, अपनी आईडी बना रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं और उनका एक अलग कम्युनिटी बन चल रही है। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी, इवन आंतरिक नहीं, बाह्य सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, कि जो हमारी द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतनी ज्यादा गंभीर रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। सोच सकते हैं आप कि उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
तो ये आपको करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है इस सब्जेक्ट में। नार्को टेररिज्म आप सभी को पता होगा। वेनेजुएला के बारे में क्या आपने कभी पढ़ा है? अभी हाल ही के दिनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार करवाया गया था। और उसका रीजन उन्होंने बताया था कि वेनेजुएला के द्वारा अमेरिका में, यूएसए में नार्को टेररिज्म को बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि ड्रग्स की अवैध तस्करी एक्सेट्रा। तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ जो कि आज डीप फेक के माध्यम से ही हो रहा है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम सभी चीज़ों पर आपको कंटेंट देंगे। तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लेकिन खुद से भी अवेयर होना आपके लिए जरूरी है। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर भी पीएमएलए एक्ट बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं प्रमुख चुनौतियों की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, तो मध्य प्रदेश भी हमेशा से नक्सलवाद से प्रभावित है। अगर मैं बालाघाट जिले की बात करूं, जो कि मध्य प्रदेश का साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एक जिला है, ये सर्वाधिक प्रभावित होता है हमारा किससे? नक्सलवाद से। यहाँ पर कान्हा भोरमदेव कॉरिडोर नाम दिया गया है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र को। इससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हॉक फोर्स बनाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका समय भी याद रखना है आपको। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपको उनसे संबंधित उनके स्थापना वर्ष इस सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ेंगे, उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो हॉक फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। आगे मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिमी क्या है? सिमी एक इंटर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट है। ये क्या करते थे? एक उग्रवादी स्टूडेंटों का क्या है, एक समूह है, जिसमें कि मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं वो मिलकर मध्य प्रदेश में सिमी जैसी नेटवर्क चला रहे थे, जिन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। डकैती समस्या हमेशा से रही है, जो कि हमारे चंबल क्षेत्र में, और आज भी कहीं कहीं पर इसके कुछ हमें जो लोग हैं या फिर कुछ डाकू हैं, वो अभी भी यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पहले थे वो अब कम हो चुके हैं। संस्थागत और कानूनी ढांचा। अब देखिए, अभी तक हमने क्या क्या समझा? हमने इसमें समझा कि आपका, देखिए रिवीजन कर लेते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, ये पढ़ा हमने। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में अंतर क्या है। हमने पढ़ा आपका कि भारत की समक्ष सुरक्षा चुनौतियां कौन कौन से प्रकार की हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक पारंपरिक। फिर इसके बाद हमने मध्य प्रदेश में कौन कौन सी थ्रेट हैं, या फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हम देखने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, जो कि इस आंतरिक सुरक्षा से या फिर के खतरों से निपटने के लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पर इन ऐसे एक्ट में आपको सबसे पहले उनका वर्ष याद रखना है कि कौन सा एक्ट कब आया था। उनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले पहला एक्ट है यूएपीए एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। हिंदी में बोलेंगे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कब आया था ये पता होना चाहिए, मतलब 1967 में यूएपीए को बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। संशोधन के पहले तक क्या बोलते थे कि आतंकवादी संगठनों को ही प्रतिबंध किया जाता था इस एक्ट के अंतर्गत, यूएपीए। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इसमें एक चीज जोड़ दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये बहुत ही, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें ये बोला गया था, जो इसके आलोचक थे उन्होंने ये बोला था कि ऐसे में गवर्नमेंट के पास फुल पावर मिल गई है, वो किसी भी व्यक्ति को जो कि इसका विरोध कर रही है उसको क्या बोल सकते हैं? आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। तो इस पे अलग अलग लोगों की मत है, बट अब ये क्या हो चुका है, ये एक एक्ट बन चुका है। इसका मतलब अब हर सरकार किसी को भी क्या कर सकती है? आतंकवादी घोषित कर सकती है। आगे आपको यहाँ पर दिया है एनआईए, एनएसए, इसको बोलते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका भी बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। एनआईए को, अच्छा देखो, इसके बारे में हम डिटेल्ड जितने भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं, उस पर एक वीडियो में मैं पूरा का पूरे एक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी से लेके, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हर एक एक्ट एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, जिसमें कि फुल फॉर्म हो गया, उनके जो स्थापना वर्ष हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, वो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये जितने भी एक्ट हैं, बस अभी आपको देखना है कि यहाँ पर आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। पीएमएलए एक्ट जिसको बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 में आया था। आपको बस वर्ष याद रखते जाने हैं, जितनी भी एक्ट मैं आपको बताऊं। कौन कौन सी एजेंसियां हैं भाई?
तो जो इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित या फिर के संबंध में बनाई गई हैं, तो एनआईए 2008 के बाद बनाई गई थी। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एनआईए किस हमले के बाद इसको बनाया गया था, ठीक है। नेट ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड एक नेटवर्क है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? इसका यूज किया जाता है कि खुफिया एजेंसी जो है उनके बीच में सूचना को ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेट ग्रिड है या फिर नेटवर्क है जो कि आपको पता होना चाहिए। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? आईबी के द्वारा समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए लोग उन सभी प्रकार के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या फिर राज्य पुलिस हैं, इनके बीच में आपसी नेटवर्क बनाने के लिए इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल्ड में किसी वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए ये सब हो गया हमारा कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या देखा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि 1 मिनट इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी वर्सेस जो आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, इन दोनों में अंतर क्या है? फिर हमने इसमें इसी वीडियो में देखा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियाँ जो हैं, वो हमने कंप्लीट की। इसके बाद अगले वीडियो आगे हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनको हमको कंप्लीट करना है या फिर जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमपीएसआई मेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बिना कोई देरी किए हम देखेंगे इन 20 एमसीक्यूज़ को। यहाँ पर मैंने 20 एमसीक्यू डाले हैं। इससे संबंधित और भी एमसीक्यू आपको बहुत ही जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो बस आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का नोडल कार्यक्रम कौन-सा है या फिर नोडल मंत्रालय कौन-सा है? तो आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन-सा है आपका? गृह मंत्रालय। लेकिन बाह्य सुरक्षा दिया होता तो कौन-सा होता? रक्षा मंत्रालय। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बोला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र का दायित्व है कि वह राज्यों की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 355 जो कि आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं आगे। पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की किस सूची में है? मैंने ऑलरेडी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एमपीएसआई मेंस में पक्का बन सकता है, तो अपन को तैयार तो रहना ही है। तो देखिए, पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची का भाग है? राज्य सूची का। समवर्ती सूची का कौन है? आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। किस सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या है? राज्य सूची। राज्य भी आंतरिक सुरक्षा पर कानून बना सकता है, प्लस केंद्र भी यहाँ पर सुरक्षा पर क्या बना सकता है? कोई कानून बना सकता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? बालाघाट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की हॉक फोर्स का संबंध किससे है? नक्सल विरोधी अभियान से। मैंने बताया था कब बना था, इसका स्थापना कब हुई थी? 1998। कई बार कई बुक्स में इसको 2000 भी दिया होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी ऑप्शन में दिया होगा 1998 ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी 2000 भी आप लगा सकते हैं जब 1998 ना हो। एनआईए का गठन किस घटना के बाद? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26/11/2008 के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन में देखिए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए किस वर्ष बना था? तो ये 1967 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और ईयर भी पता होना चाहिए। गोल्डन क्रिसेंट का संबंध किससे है? गोल्डन क्रिसेंट का संबंध है अफीम और ड्रग्स तस्करी से। अब आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि गोल्डन क्रिसेंट जो है किन देशों में या फिर किन राज्यों में फैला हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गोल्डन क्रिसेंट किन किन राज्यों में फिर किन देशों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे रासुका भी कहते हैं, कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से याद कर लो, रट लो रट लो रट लो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये दोनों ही जो हमने अभी यूएपीए पढ़ा, फिर इसके बाद हमने एनएससी पढ़ा, और एक एक्ट पढ़ा था हमने पीएमएलए, एक पढ़ा है आईटी एक्ट। इन पर मैं डिटेल वीडियो तो लाऊँगा, लेकिन आप लिख लीजिए कहीं पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एमपीएससी मेंस में, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेड कॉरिडोर का शब्द का संबंध का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेड कॉरिडोर वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद के लिए किया जाता है। ये कहाँ से कहाँ पर फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल हो गया हमारा, झारखंड हो गया, फिर थोड़ा बहुत भाग जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से फैला हुआ है, फिर मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर फैला हुआ है। तो ये पूरा एक रेड कॉरिडोर माना जाता है। तो ये आपको हम्म भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हो गए या फिर आईबी हो गई, ये किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। तो कौन सी एक ऐसी एजेंसी है, रॉ एजेंसी, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? वो हमारी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अगले क्वेश्चन में, साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी एक्ट 2000, कोई शक नहीं।
स्लीपर सेल्स शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? बताइए भाई। आतंकवाद। स्लीपर सेल्स व्यक्ति जो कि आप सभी के बीच में घुल-मिल कर रहता है और ऐन वक़्त पर जब भीड़-भाड़ वाला इलाका होता है या फिर जब भी उसे बोला गया है, तब वो क्या करता है, विस्फोट कर देता है या फिर खुद किसी भी आतंकवादी हमले को अंजाम देता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्लीपर सेल आतंकवादी से संबंधित है। बालाघाट के अलावा सॉरी हुँ, बालाघाट के अलावा मध्य प्रदेश के किन जिलों में नक्सली गतिविधियाँ देखेंगी? तो यहाँ पर मंडला दिख रहा है कहीं? हाँ, मंडला और डिंडोरी। अब इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि उज्जैन और देवास बालाघाट से टच नहीं होते हैं, नहीं होगा। समूह दा सागर दमोह भी टच नहीं होते हैं। भिंड मुरैना तो यहाँ पर ग्वालियर के आसपास है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धन शोधन को रोकने के लिए कौन सा एक्ट? मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, पीएमएलए एक्ट 2000 में आया था। इसको फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो इसका बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। तो ये हो गया हमारा 2002। सिमी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये एक उग्रवादी संगठन है जिसे भारत में अब बैन कर दिया गया है और इसके जितने भी ग्रोह के लोग थे उनको क्या कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी ये एक्टिव हैं और इसीलिए इन पर हमेशा जो मध्य प्रदेश सरकार है वो बहुत सारी चीज़ें कार्यवाही करती रहती है। अभी भी अगर आप सर्च करेंगे सिमी इन एमपी, तो इस पर कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी हाल ही के दिनों में। तो उन चीज़ों को भी आपको देखते हुए रहना है। प्रतिबंध क्यों है भाई? यह एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित है। कान्हा भौरमदेव कॉरिडोर का संबंध है नक्सलवाद प्रसार से। यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिल्कुल जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 26/11 मुंबई हमले के बाद तृतीय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई? तटीय सुरक्षा, सॉरी, तटीय सुरक्षा पूछा है यहाँ पर। तो केवल राज्य पुलिस गलत, बीएसएफ गलत, सीआरपीएफ गलत। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड। फेक न्यूज आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है भाई? भीड़ को उकसाने और दंगों के लिए, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा। देखो, फेक न्यूज हो गया, फेक वीडियोस हो गया, या फिर फेक जो कंटेंट हो गया, या फिर डीप फेक हो गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसका जिसका आंतरिक सुरक्षा पर बहुत गहरा फर्क या फिर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे हमारी जो क्वेश्चंस या फिर वीडियो है, इसका आखिरी क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध इनमें से किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आपको थोड़ा जो डेफिनेशन वगैरह है या फिर जो एक्ट हैं उनकी फुल फॉर्म और उनकी जो जब वो लाए गए थे उनकी से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है इस पूरे कागज़ को और ऐसे ही जुड़े रहना है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जुड़े रहिए, हम बहुत सारे वीडियोस एमपीएसआई मेंस के लिए लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।